हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बजर के ऊपर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन निकल कर आते होते हैं फंडामेंटल राइट्स में से। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी हमारा एक मोटिव रहेगा कि हम इसको बहुत ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से हम इसको समझे, ताकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो नॉलेज है वो हमारी थोड़ी सी इनहांस हो। ठीक है, नो डाउट इसमें से बड़े आसान क्वेश्चन निकल कर आते होते हैं, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की गिनती कितनी है, पहले कितनी थी, अब कितनी है। जो जैसे कि मैं बताता रहता हूँ आपको साथ के साथ कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो सबसे जो बढ़िया चीज होती है इसके अंदर, जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन निकल कर आता होता है वो ये आता है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया। यस, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया, तो उसका जवाब आपका रहेगा यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से आर्टिकल के तहत, यानी कि कौन से अनुच्छेदों के तहत इसको लिया गया है, यानी कि इसको शामिल किया गया है। तो आर्टिकल नंबर आपको याद रखना पड़ेगा 12 से लेकर 35 तक। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा। तीसरा क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो रहेगा आपका कि कौन से पार्ट, यानी कि कौन से भाग में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स हैं इस टाइम पर, और जब मूल संविधान हमारा बना था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पर जो पार्ट थे, यानी कि जो भाग थे वो 22 थे। तो उन 22 में से जो 3 नंबर का जो हमारा पार्ट बनता है, यानी कि जो भाग बनता है, वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो ये बेहतरीन आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो आसान क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा लेवल अप आता है पेपर का, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर स्टडी करनी पड़ेगी। और क्योंकि आप स्टडी बजट के ऊपर हो, इसलिए आपका हक बनता है, आपका ये फंडामेंटल राइट बनता है कि आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें। तो आज हम इसको बड़ा बेहतरीन ढंग से इसको कवर करेंगे कि 12, 13, 14 और 15 में क्या क्या कुछ दिया हुआ है, और उनके सब क्लोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे बड़े बेहतरीन ढंग से। तो देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आता होता है आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है कि हमारे स्टेट क्या होता है। तो स्टेट क्या होता है इसके अंदर, स्टेट का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है जो आप सोच रहे हो। स्टेट का मतलब पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इससे नहीं होता। स्टेट का मतलब वो होता है कि जिसको हमारे देश के अंदर कानून बनाने का अधिकार होता है, या नियम बनाने का अधिकार होता है, या जो नियम बनाता है। तो जिसके अंदर आपका पार्लियामेंट आ जाता है, उसके अलावा आपका विधानमंडल आ जाता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है। इसके अलावा ऐसी कोई भी संस्था जो कि सरकार से किसी प्रकार का फंड लेती है, या जो सरकार की सहायता से चलती है, तो वो ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाएगी जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता हो। तो इस तरह से राज्य शब्द को डिफाइन करने वाला आर्टिकल कौन सा रहेगा आपका, आर्टिकल नंबर 12। सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता होता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से आर्टिकल के तहत स्टेट को डिफाइन किया गया। आपका जवाब रहेगा आर्टिकल नंबर 12। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा वह आर्टिकल नंबर 13। बहुत शानदार आपका ये आर्टिकल है, और उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, या फिर जो विधानमंडल है, या राज्य की कोई भी ऐसी संस्था है जो कि नियम बनाती है, वो ऐसा कोई भी नियम नहीं बना सकती जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीनता हो। और अगर इस तरह का वो कानून बनाती है, इस तरह का कोई भी नियम का निर्माण करती है, तो उसको हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिल्कुल शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको बिल्कुल कट कर दिया जाएगा, उसको बिल्कुल डिलीट कर दिया जाएगा। और इस टर्म को हम कहते होते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कौन यूज करता है इसको करता है सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू बहुत एक बढ़िया अवधारणा है, और आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे यहाँ पर न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्ति है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास, उसको कौन से आर्टिकल का उसका बेस कौन सा आर्टिकल है, तो उसका बेस रहेगा आपका आर्टिकल नंबर 13। तो ये आपने याद रखना है। ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता संसद के द्वारा, या फिर हमारे विधानमंडल के द्वारा, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीनता हो। ये सब कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 13 में। हाँ, अगर हमारी संसद किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट करती है, यस, किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट करती है, तो ये चीज जो है ये
कानून की परिभाषा के दायरे के अंदर नहीं आती है, अमेंडमेंट करके वो हमारी फंडामेंटल राइट्स में कटौती कर सकती है। और ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि जैसे आपको पता ही है, जब स्टार्टिंग में हमारा मूल संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पर 7 फंडामेंटल राइट्स थे और अब फंडामेंटल राइट्स की जो गिनती है वो 6 हो गई। आप मेरे से ये क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि जब ऐसा कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकती हमारी पार्लियामेंट, तो ये 7 से 6 किस तरह से हो गई, किस तरह से हो गई? यस, तो मैंने आपके लिए वर्ड यूज किए थे, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती जिससे हमारी फंडामेंटल राइट्स में कटौती होती हो। लेकिन मैंने वहां पर ये वर्ड नहीं बोला था, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो संशोधन करके, अमेंडमेंट करके किसी भी फंडामेंटल राइट में कटौती कर सकती है, कोई और फंडामेंटल राइट जोड़ सकती है। तो अमेंडमेंट जो है वो कानून के दायरे में नहीं आता है, नियमों के दायरे में नहीं आता है। संविधान के अंदर संशोधन करने के बाद वो किसी भी तरह की कटौती की जा सकती है। जैसे कि आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, जो कि 7वां फंडामेंटल राइट था। इसका अगर आर्टिकल नंबर आपसे पूछे, आता होता है ये भी क्वेश्चन, तो उसका आर्टिकल नंबर था 31 नंबर आर्टिकल के अंदर आपको संपत्ति का अधिकार मिलता था, जो कि फंडामेंटल राइट था आपका। लेकिन अब यहां से इसको डिलीट करके इसको आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया है और अब ये हमारा एक सिंपल कानूनी अधिकार है, सिंपल लीगल राइट है। अब हमारा ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो आपका वैल्यूएबल फीडबैक होंगे इनका हम वेलकम करेंगे। ओके, इसके बाद में जो हमारे मेन राइट्स स्टार्ट होते हैं उनकी गिनती 6 है, जैसे मैंने आपको मैं बता चुका हूं, और पहले इनकी गिनती 7 होती थी। उनमें से जो पहला राइट आपका बनता है वो बनता है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी। मोटे तौर पर आपने जो आर्टिकल नंबर याद रखनी है वो रखने हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन ये बनता होता है इसके अंदर कि जो आपको राइट टू इक्वेलिटी नाम का एक राइट मिला हुआ है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, बड़ी जल्दी के अंदर, बड़ी हड़बड़ाहट के अंदर 14 से लेकर 18 तक गिनती उसकी 4 ठीक कर आते हैं। यस, 14 से लेकर 18 4, लेकिन नहीं दोस्तों, 14, 15, 16, 17 और 18 कुल मिलाकर इनकी गिनती बनती है 5। तो राइट टू इक्वेलिटी के अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं? 5 आर्टिकल्स आते हैं। इसके अंदर 14, 15, 16, 17, 18। इनको हम बड़े डिटेल से देखेंगे कि 14 में क्या लिखा हुआ है, 15 में क्या लिखा हुआ है, 16 में क्या लिखा हुआ है। इसको हम बड़े आराम से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 की। तो आर्टिकल नंबर 14 के अंदर 2 बातें लिखी हुई है। एक बात आपने सभी ने सुनी होगी और एक बात आप में से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। और 2 बातें कौन कौन सी है? एक तो इसमें लिखा हुआ है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता, यानी कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। सभी ने सुना होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है वो है इसके अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन बहुत साफ साफ शब्दों के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दोनों बातें लिखी हुई है। कौन कौन सी? कानून के बराबर सारे समान है, ये बात लिखी हुई है। और दूसरी बात क्या है कि कानून की बराबर रूप से इसकी सुरक्षा की जाएगी कानूनों की। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब क्या होता है कि कानून सभी के लिए बराबर है। ये बात ठीक है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि हम सभी के साथ समान व्यवहार करें। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि सारे लोग बराबर नहीं होते हैं, और जब सारे लोग बराबर नहीं होते हैं तो सभी के साथ समान व्यवहार करना उचित नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि कुछ लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार ये कर सकती है कि इन फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों का एक अलग से ग्रुप बनाकर और उनके लिए अलग से कानूनों का निर्माण कर सकती है। तो ये जो आर्टिकल नंबर 14 के अंदर जो दूसरी बात लिखी हुई है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे जो आरक्षण का जो मुद्दा आता है उसका एक बेस बनता है, उसका एक आधार बनता है कि
कानून की नजर में तो सारे समान है ही है, लेकिन कानून की बराबर रूप से सभी को वो सुविधा भी मिले। अगर हम सभी को बराबर कर देंगे, हैंडीकैप्ड भी बराबर है और जो शारीरिक रूप से बिल्कुल तंदुरुस्त है वो भी बराबर है, तो सभी के साथ न्याय पॉसिबल नहीं है। सभी को वो न्याय मिले, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, समान लोगों का एक ग्रुप बनाकर उनके ऊपर समान कानून जो है वो लगा सकती है। तो ये कर सकती है। तो दो बातें आपने याद रखनी है इसके अंदर कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये था आपका आर्टिकल नंबर 14। और इसके बाद में जो आर्टिकल नंबर आपका रहेगा वो रहेगा आर्टिकल नंबर 15। ये भी समानता की बात करता है, लेकिन कितने आधारों पर समानता की बात करता है। यहां से एक बहुत शानदार क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल नंबर 15 के अंदर जो समानता के आधार बताए गए हैं, जो बेस बताए गए हैं, वो कितने हैं, तो उनकी संख्या रहती है 5। क्या होता है इसके अंदर कि सरकार केवल धर्म के आधार पर, केवल शब्द आपने जरूर लगाना है, केवल धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, और लिंग, 1, 2, 3, 4 और 5, इन आधारों के ऊपर जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। केवल शब्द मैंने इसलिए लगाया कि इसके अलावा अगर कोई और कारण है तो भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आर्टिकल नंबर 14 के दूसरी धारा की मैंने बात की कि अलग ग्रुप बनाकर उनके लिए अलग कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि आरक्षण के लिए होता है एससी के लिए अलग, बीसी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, तो वो हो सकता है। लेकिन सिर्फ इनको आधार बनाकर किसी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं किया जा सकता। ये लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल नंबर 15 के अंदर। लेकिन आर्टिकल नंबर 15 को हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखेंगे। इसकी कुछ सब क्लोज हैं। आर्टिकल नंबर 15 के कुछ सब क्लोज आपको इस तरह से देखने होंगे। आर्टिकल नंबर 15 के अंदर एक आता है सब क्लोज, इसका 3। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन यहां से निकल कर आता होता है कि हमारे यहाँ पर वोमेन और चिल्ड्रन के लिए जो रिजर्वेशन होता है, या उनके लिए सरकार उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो कानूनों का निर्माण करती है, स्पेशल वोमेन के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, उसका आधार कौन सा आर्टिकल है। तब हो सकता है आपके दिमाग में ना आए कि हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तब आपको आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो हो सकता है आपको याद आ जाए, तो हो सकता है आपका कि वो क्वेश्चन ठीक हो जाए। आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लोज 3 इस बात का आधार बनता है कि जो हमारी सरकार है वो वोमेन प्लस चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की अपलिफ्टमेंट के लिए किसी भी तरह का अलग से कानूनों का निर्माण कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जो नर्स होती है, जो एयर होस्टेस होती है, उसके लिए वोमेन को प्रेफर किया जा सकता है। तो वहां पर कोई मैन आकर ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर मेरा फंडामेंटल जो राइट है वो वॉयलेट हो गया है, क्योंकि उसके अंदर सरकार कहेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 15 उसका सब क्लोज 3 इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सरकार जो वोमेन के लिए और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में जो मेन मुद्दा आरक्षण का आता है, जो रिजर्वेशन का आता है, उसका आधार कौन बनता है। यस, आपको पता है कि हमारे संविधान के अंदर एससी के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए रिजर्वेशन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आधार बनता है आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लोज 4। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ये दो बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, एससी और एसटी। इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा और लिखा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके लिए सरकार, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके विकास के लिए सरकार जो अलग से कानूनों का निर्माण कर सकती है, उनको लिए रिजर्वेशन कर सकती है। जैसे कि आपको पता ही है एससी और एसटी की तो हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी सीटें रिजर्व है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एससी एसटी और जो सामाजिक तौर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं या फिर जो एजुकेशनली जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन का आधार बनता है, उसका आधार कौन सा बनता है, वो आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लोज 4। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लोज 5। इसमें भी सेम बातें हैं, वही
कि एजुकेशनल तौर पर पिछड़ा हुआ वर्ग या फिर जो सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके लिए सरकार रिजर्वेशन कर सकती है, लेकिन कहाँ कर सकती है वहां पर वो एरिया डिफाइन किया गया है स्पष्ट तौर पर। 15(4) में मोटे तौर पर बात की गई थी कि उनके लिए अलग से कानून बनाए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 15(5) में कहाँ रिजर्वेशन की जाएगी इस बात को डिफाइन किया गया पूरे मोटे तौर पर। और वो एरिया कौन से है, वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपने देखा होगा, आप जब भी किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाते हो तो वहां पर अलग अलग लिस्ट बनी होती है, एससी की मेरिट है, एसटी की मेरिट है, एडमिशन के आधार पर। कि जब आप एडमिशन लेने जाते हो तब आपने देखा होगा कि लिस्टें अलग अलग होती है जाति के हिसाब से, एससी एसटी के लिए, तो उसका आधार बनता होता है आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लोज 5। और ये देखिए करंट से कितना अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। और बड़ी बार ये मुद्दा उठता होता है कि देखिए जी जाति के आधार पर आपने रिजर्वेशन दे दी, लेकिन रिजर्वेशन मिलनी चाहिए थी इकोनॉमी के बेस पर, यानी कि आर्थिक आधार पर, कौन अमीर है कौन गरीब है, इससे ज्यादा बढ़िया एक तरीका हो सकता है रिजर्वेशन देने का। तो हमारी तत्कालीन जो सरकार है मोदी गवर्नमेंट, उसने जनवरी 2019 में इस बात का भी सोल्यूशन कर दिया है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या था देखिए, एक इसके लिए आपको याद रखना होगा 124th अमेंडमेंट बिल और हमारे संविधान का 103 नंबर का अमेंडमेंट। जनवरी 2019 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 103 नंबर का अमेंडमेंट होता है। और अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे संविधान के अंदर कोई छोटा मोटा चेंज करना, बस, और कुछ नहीं होता। बड़े साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं इस बात को कि कोई भी छोटा मोटा चेंज करना। और वो चेंज क्या किया गया, अब तक मैंने आपको बताया कि सरकार जो है वो सोशली और एजुकेशनल रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको रिजर्वेशन दे सकती है, लेकिन अब इसके अंदर एक नाम और ऐड कर दिया गया है और वो कर दिया गया है आर्थिक आधार पर भी। आर्थिक का मतलब सीधा सीधा पैसों से होता है कि जो लोग गरीब लोग हैं, जो कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग हैं, उनको भी सरकार जो रिजर्वेशन दे सकती है। और वो रिजर्वेशन कितने परसेंट मिलेगा, वो मिलेगा 10%। 10% रिजर्वेशन। आपने अब तक नाम सुन लिया होगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अभी अभी जो आपकी पोस्टें आई है आपको पता है ईटीटी की, या जो भी आपने पोस्ट अभी रिसेंटली देखी है उसके अंदर एससी एसटी और उसके साथ साथ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी आपने एक कॉलम देख लिया होगा। और उनको भी 10% सीटें उनके लिए भी रिजर्व की गई है। और वो किन के लिए की जाती है, जो कि एससी एसटी और ओबीसी बिलोंग नहीं करते हैं, जनरल कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको भी अब रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, उनको भी आरक्षण का फायदा मिलेगा। और उस चीज का आधार बनता है हमारा आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लोज 6। तो ये आपकी रिसेंट बिल्कुल करंट टॉपिक था आपका ये। अमेंडमेंट नंबर आपने 103 याद रखनी है। और उसके तहत आर्थिक पिछड़ापन एक शब्द जोड़ा गया है, किसके अंदर जोड़ा गया है, आर्टिकल नंबर 15(6) के अंदर। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 15(6). इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 16। है ये भी समानता से रिलेटेड ही है, ये भी इक्वालिटी से रिलेटेड ही, लेकिन ये इक्वालिटी की बात करता है एक स्पेसिफिक क्षेत्र में, एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर। और वो कौन सा क्षेत्र बनता है, वो बनता है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि सरकारी नौकरियों के अंदर आपके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। और इसमें आपने अब याद क्या रखना है, आपने इसमें याद रखना है कि जहां पर आर्टिकल नंबर 15 के अंदर हमने 5 बेसिस की बात की थी, यहां पर वो बेस बढ़कर हो जाते हैं 7। यस दोस्तों, बड़ा कितना बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि आपको आर्टिकल नंबर 16 के अंदर जो इक्वालिटी बताई गई है, तो कितने आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, कितने बेसिस के ऊपर
आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। बारीक क्वेश्चन निकल कर आता होता है। आर्टिकल नंबर 15 के अंदर वो बेस बताए गए थे 5 और यहाँ पर वो बेस बताए गए 7, तो वो मैंने 5 आपको पहले लिखवा दिए थे। और अब जो आपको 2 नए याद रखनी है वो रखनी है डिसेंट। 2 वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, डिसेंट और रेजिडेंस। ये उसमें नहीं थे। डिसेंट का मतलब होता है उद्भव, यानी कि आपसे ये नहीं पूछा जा सकता कि आपका उद्भव कहाँ हुआ था, यानी कि आपका जो आप कहाँ से आए हो, कौन सा आपका मूल स्थान कौन सा है जहां से आप आए हो, इस तरह का कोई भी आपके साथ क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और दूसरा है रेजिडेंस, यानी कि आप अब कहां पर रहते हो, इस प्रकार से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल नंबर 15 के अंदर नहीं थे, लेकिन आर्टिकल नंबर 16 के अंदर है और 15 के अंदर ये नहीं थे। 2 वर्ड्स आपने नहीं याद रखने, डिसेंट एंड रेजिडेंस। और इसके बाद आर्टिकल नंबर 16 की कुछ सब क्लोज है जो कि बेहतरीन है और जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से कुछ क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। वो आपके बनते हैं आर्टिकल नंबर 16 3 में से। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सरकार को ये छूट दी गई है कि अगर सरकार ये मानती है कि किसी एक खास क्षेत्र के लोग आर्थिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं, या फिर उनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त उनका उतना प्रतिनिधित्व नहीं है जितना होना चाहिए, जितनी उनकी संख्या है, तो सरकार क्या कर सकती है, किसी स्पेशल क्षेत्र के लिए, किसी एरिया के लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप इस तरह से समझिए, पंजाब है और पंजाब का इतना सा एरिया जो है बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, इतना 100% और इतना सा बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो सरकार इस एरिया के लिए कोई अलग से एक पॉलिसी लेकर आ सकती है, तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इतने लोग होते हैं उनके साथ फिर समान व्यवहार करना होगा सरकार को। तो ये आधार बनता है आर्टिकल नंबर 16(3) थोड़ा सा रिजर्वेशन का क्षेत्र के आधार के ऊपर, एरिया के बेस पर। उसके बाद में 16(4) यह आधार बनता है जो आपको SC और ST, इनको जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो रिजर्वेशन मिलती है वो इसका आधार बनता है। और अब आपको फर्क ये समझना है कि 15(4) में और 16(4) में फर्क क्या है। 15(4) में जो होता है वो शैक्षणिक जो हमारी संस्थाएं होती है उसके अंदर रिजर्वेशन की बात करता है 15(4), और जो 16(4) है वो बात करता होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करता होता है 16(4). तो बारीक सा डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। ये एजुकेशनल जो आपकी इंस्टीट्यूशन है वहां पर रिजर्वेशन 16(4), सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन जो SC और ST को जो मिलता होता है। और अब तो आपको पता है जो आर्थिक तौर पर जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको भी 10% मिलेगा, जिसकी एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अमेंडमेंट नंबर 103, आपने याद रखनी है। और रिसेंटली अभी हुआ है जनवरी 2019 के अंदर, ये आपने याद रखना है। ओके, आर्टिकल नंबर जो 16(5) आपका है सब इसका, इसमें क्या बात की गई है कि अगर कोई धार्मिक संस्था है और धार्मिक संस्था का अगर आपने किसी को अध्यक्ष बनाना है या किसी को कोई पोस्ट देनी है, तो वहां पर वो संस्था ये कह सकती है कि हमें जो अध्यक्ष लेना है वो इसी धर्म का लेना है। इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा आर्टिकल नंबर 14 जो है वो वोलेट हो गया है, उनको छूट दी गई है। तो आपने क्या याद रखना है, धार्मिक संस्थाओं को ये छूट दी गई है कि वो जो अपना अध्यक्ष है या जो भी कोई उनकी कमेटी बनती है, उनकी जो भी मेंबर बनती है, उनको छूट है कि वो अपना एक धर्म निर्धारित कर सकते हैं कि हमको इसी धर्म के बंदे चाहिए होते हैं। उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर मान लो सिखों ने अपनी कोई कमेटी बनानी है, तो वहां पर कोई मुस्लिम है या कोई और किसी जो धर्म का बंदा है, वो आकर ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमको भी यहाँ पर बराबरी का राइट चाहिए। उनको छूट दी गई धार्मिक संस्थाओं को। और वही आर्टिकल नंबर 16 जो 6 है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के साथ डील करता है, वही जनवरी 2019 की अमेंडमेंट। और अब इनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है रिजर्वेशन मिलेगा, और वो रिजर्वेशन कितना होगा 10%। फिर बता देता हूं, 15 जो 6 है वो सिर्फ एडमिशन के अंदर रिजर्वेशन का आधार है 15(6), और जो 16(6) है वो आधार बनता है आपका
सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का आधार बनता है। ये आपने याद रखना है। 15/6 शैक्षणिक जो संस्थाएं होती है उनके अंदर जो रिजर्वेशन मिलता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उसका आधार, और जो 16/6 है वो बनता है आपका सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन मिली है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उसका आधार बनता है। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16। हमने इसको बहुत डिटेल में कवर किया है। यही 2 आर्टिकल है जो आपकी बहुत डिटेल में कवर करने वाले होते हैं और काफी लंबे चौड़े होते हैं। इसके बाद में जो आर्टिकल नंबर 17 और 18 आने वाला है उसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल नंबर जो आपका नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा 17, और आर्टिकल नंबर 17 के अंदर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है छुआछूत का खात्मा, और साथ के साथ ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी आधार पर किसी को अछूत समझता है तो वो एक लीगल ऑफेंस माना जाएगा, कानूनी अपराध माना जाएगा, उसके लिए सजा हो सकती है। और जो सजा देने का अधिकार है, सजा निर्धारित करने का अधिकार है, वो संसद को दिया गया है। संसद निर्धारित करती है कि कौन से ऑफेंस के लिए कितनी सजा देनी है, वो संसद का काम होता है। याद आपको ये रखना है, क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा सा होता है कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत छुआछूत का खात्मा किया गया है, यानी कि अनटचेबिलिटी को इलीगल घोषित किया जाता है। तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल नंबर 17। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस आर्टिकल है, ढंग से इसको आप याद रखिएगा। और इसके अंदर जो एक और बात आपने याद रखनी है, 1955 के अंदर संसद ने एक कानून बनाया था अनटचेबिलिटी को इलीगल घोषित करने के लिए, और उस कानून का नाम था अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। कुछ प्रावधान किए थे सजा के लिए इसके अंदर, लेकिन 1976 के अंदर इस कानून का नाम बदलकर और उसके अंदर कुछ नए प्रोविजन उसके अंदर ऐड कर कुछ इसके अंदर जो सजा के प्रावधान थे कुछ और कड़े कर दिए गए हैं, और अब इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955। उसी कानून का नाम बदला गया है और कुछ प्रावधान इसके अंदर नए कर दिए गए हैं। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा वो रहेगा आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18। यहां से भी कुछ अच्छे क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। ये क्या करता है? ये करता होता है उपाधियों का खात्मा, उपाधियों का खात्मा। आपने सुना होगा कि जैसे कि अंग्रेज थे उस टाइम पर महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी, उसके अलावा वो कुछ और उपाधियां देते थे, राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरह की उपाधियां देते थे। तो क्योंकि देखिए हमारा जो संविधान है वो समानता के ऊपर आधारित है और किसी को किसी प्रकार का विशेषाधिकार जो वो नहीं मिलना चाहिए इस बात के ऊपर जोर देता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बात और कही कि अब के बाद किसी को भी किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार की उपाधि जो वो नहीं दी जाएगी। इस बात का जिक्र करता होता है आर्टिकल नंबर 18। लेकिन इसके अंदर भी आपने याद रखना है कि सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में इन 2 रीजन्स के अंदर आज भी उपाधियां दी जा सकती है। सेना के अंदर आपने सुना होगा जैसे कि कीर्ति चक्र है, अशोक चक्र है, वीर चक्र है, इस तरह की उपाधियां आज भी दी जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षा के अंदर आपने सुना होगा डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, डीलिट की उपाधि मिलती है। तो इस तरह से ये उपाधियां जो वो देना जायज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात इसमें आपने ये याद रखनी है कि अगर विदेशों से आपको किसी प्रकार की कोई उपाधि मिलती है या कोई पेशकश करता है, वो भी आप इसको धारण नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप राष्ट्रपति से उस चीज की जो है परमिशन ना ले लें। एक बात इसके अंदर जो नेक्स्ट छोटी सी और बात, कई बार एक मिसकंसेप्शन ये बन जाता होता है कि उपाधियां जो आपको 3 तरह की प्राइज मिलती होती है, पद्मश्री, सिविलियन अवार्ड इसको बोला जाता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है।
ये टाइटल्स नहीं होती हैं, ये अवार्ड है। और इसके अंदर अगर किसी भी आदमी को इस तरह का कोई भी अवार्ड मिलते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण, तो वो इनका यूज अपने नाम के आगे नहीं कर सकता है, अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कल को किसी बलवीर सिंह नाम के बंदे को ये अवार्ड मिलता है पद्म श्री, तो वो ये नहीं बोल सकता पद्म श्री बलवीर सिंह, वो इलीगल है। और अगर इस तरह से वो अपने नाम के आगे इसका यूज करता है तो उससे वो जो प्राइज है, वो जो अवार्ड है, वो वापस ले लिया जाएगा। इसके बारे में छोटी सी और इंफॉर्मेशन आपको मैं ये देना चाहता हूं कि इनकी शुरुआत, इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में हुई थी और 1977 में जाकर मोरारजी देसाई, आपने नाम याद रखना है, मोरारजी देसाई, इनकी सरकार ने इन अवार्ड्स को समाप्त कर दिया था। 1977 में जाकर इन सिविलियन अवार्ड्स को समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद में 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसको दोबारा से जो है शुरुआत उनकी जो है वो कर दी थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक राइट टू इक्वेलिटी के ऊपर, और हम कोशिश करेंगे कि दूसरा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे, जो कि राइट टू फ्रीडम का रहेगा। थैंक यू वेरी मच।